नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टी हॉल में पार्टी जोर शोर से चल रही थी, जहां पर हर तरफ चहल पहल थी। कहीं पार्टी के बड़े बड़े बिजनेसमैन अब पार्टी में मौजूद नहीं थे। वह पास के एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे, जहां पर उनकी कोई बिजनेस की मीटिंग चल रही थी, जो पूरे देश की इकोनॉमी के लिए चर्चा का मुख्य विषय था। वहां पर देश के जाने माने बिजनेसमैन मौजूद थे। हर कोई अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। हालांकि यहां पर कोई बड़ा फैसला नहीं होने वाला था, लेकिन देश की इकोनॉमी के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होने वाली थी, ताकि वह आगे वाले सालों में बिजनेस के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित कर सके। वही पार्टी में अनाया और उसके आसपास बैठे हुए लोगों का माहौल काफी अच्छा था। वहां पर कोई बाहरी इंसान मौजूद नहीं था, इसीलिए हर कोई चुपचाप बस बातें कर रहा था। लेकिन पार्टी में दूसरे कोने में माहौल बिल्कुल उलट था, जहां पर मिस मित्तल का चेहरा काला पड़ा हुआ था। वह गुस्से से जल रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वह भी अनाया को जिंदा दफन कर दे। उसके पास खड़े हुए उसकी चमचियां भी गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन वह मिस्टर रावत की पावर से डरती रही थी, इसीलिए वह गुस्सा सबके सामने नहीं दिखा सकती थी। मिसिस मित्तल खुद अपनी बेटी को शांत कर रही थी। जाहिर सी बात है, वह जानती थी कि अगर उसकी बेटी ने कोई गड़बड़ी की तो उसका पति उसे छोड़ेगा नहीं, और वह भी नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी पार्टी में कोई तमाशा बने। दूसरी ओर मिस गायकवाड़, जो अपनी मां के साथ खड़ी हुई थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। उसने अपनी मुठिया कस ली थी। वह नफरत से अनाया को देख रही थी। उसको एक नज़र में ही हर्षवर्धन अपने लिए पसंद आ गया था, और वह मानती थी कि हर्षवर्धन के साइड खड़े होने के लिए सिर्फ वही काबिल है, और कोई हर्षवर्धन के लिए काबिल नहीं हो सकता था। लेकिन उसकी नज़रों में अनाया ने हर्षवर्धन को उसे छीन लिया था। वह नफरत से अनाया को घूर रही थी। उसकी माँ, जो पास खड़ी हुई थी, वह उसे शांत करवाते हुए बोली, गीता, गुस्सा अपने अंदर दबा कर रखो। इस तरह से गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं है। तभी गीता गुस्से में बोली, लेकिन मॉम, आप लोगों ने साफ साफ कहा था कि मेरा रिश्ता हर्षवर्धन के साथ पक्का हुआ है। ये सुनकर गीता की मॉम बोली, बात तो पक्की हुई थी, यहाँ तक कि यह रिश्ता खुद हर्षवर्धन की दादी मीनल देवी ने पक्का किया था। क्या तुम भूल रही हो? मीनल देवी हमारी दूर की रिश्तेदार है। भले ही हम करीब नहीं हैं और सालों से नहीं मिले हैं। ये सुनकर गीता गायकवाड़ गुस्से में बोली, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा था कि हर्षवर्धन की पहले ही शादी हो चुकी है। ये सुनकर उसकी मॉम बोली, तुम चिंता मत करो, इस बारे में हम पता करवाएंगे। तभी एक बिजनेसमैन की वाइफ, जो पास में खड़ी होकर ये तमाशा सुन रही थी, वह उनके पास गई और घमंड भरी आवाज में बोली, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन औकात से बाहर सपने नहीं देखना चाहिए। ये सुनकर मिसेज गायकवाड़ गुस्से में बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। तुम्हें पता भी है हम कौन हैं? ये सुनकर वह औरत, जो जोशी ग्रुप की ऑनर की वाइफ थी, वह घमंडी भरी आवाज में बोली, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम बस एक ऐसी फैमिली की औरत हो जो जबरदस्ती औकात से बाहर खानदान में अपने पैर फैला रही हो। तुम्हें ये करते हुए जरा सी शर्म तक नहीं आई। तुम्हारी यह बेटी मिस्टर रावत की मंगेतर है। तुम्हारी औकात भी है उनसे मिलने की। मैं मिसेज सीमा रावत से पहले भी मिल चुकी हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है वह पहले ही अपने शकल में बता चुकी है कि उनकी एक बहू है जिसे वह बहुत ज्यादा प्यार करती है, और तुम अभी भी उनके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही हो। वैसे ये सच था, मिसेज जोशी हर्षवर्धन की मॉम को जानती थी। भले ही वह क्लोज फ्रेंड नहीं थी, लेकिन वह एक ही शकल से आते थे तो अक्सर मिलते थे, और उनका नेचर सीधा साधा था, इसीलिए वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मिसेज जोशी भी दिल की साफ थी, इसीलिए उसे यह अच्छा नहीं लगा कि बिना वजह कोई अनाया को बदनाम कर रहा था। वही मिसेज जोशी की बात सुनकर गीता को गुस्सा आया। वह गुस्से में बोली, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच में हमारा रिश्ता मिस्टर रावत के साथ पक्का हुआ था। तुम लोग बस बकवास कर रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि वह लड़की उनकी बीवी भी है। वह दिखने में ही कितनी छोटी है। लगता है उसे लड़के फंसाने का हुनर बहुत अच्छे से आता है, इसलिए उसने मिस्टर रावत को अपने जाल में फंसाया। तभी मिसेज गायकवाड़ भी बोली, और वैसे भी यह रिश्ता खुद मीनल देवी ने हमारे साथ पक्का किया था, और जब घर के बुजुर्ग रिश्ता पक्का करते हैं तो वही सही होता है।
और किसी का इसमें कुछ नहीं चलता है। वही यह सुनकर मिसेज जोशी हंसने लगी, यहाँ तक कि उसके पास खड़ी हुई 2 औरतें भी हंसने लगी। उसे इस तरह से हंसता देखकर गायकवाड़ परिवार का चेहरा काला पड़ गया। तभी मुझे मिसेज जोशी आगे बोली, लगता है तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो रही है। यह कोई पुराना जमाना नहीं है जो घर के बुजुर्ग रिश्ते पक्के करते हैं और घर के बच्चों को सर झुकाकर बिना कुछ कहे रिश्ता मान लेना पड़ता है। या फिर मिस्टर रावत कोई ऐसे इंसान नहीं है जो नाकामयाब हो और परिवार के सहारे जीते हो, जिससे परिवार की हर बात माननी पड़ेगी। मिस्टर रावत अपनी उंगली पर किसी भी देश को झुकाने की ताकत रखते हैं और तुम जैसे बेवकूफ़ों को लगता है कि वह अपनी दादी के बात पर झुक जाएंगे। अगर तुमने ये कहा होता कि मिस्टर रावत ने तुम लोगों के साथ रिश्ता पक्का किया तो कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता और तुम्हें उस खानदान की बहू मान लेता, लेकिन तुम्हारी चॉइस ही गलत है। मिस्टर रावत अपनी बीवी को पहले ही सबके सामने इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है, चाहे फिर तुम किसी का भी नाम क्यों ना लो, यहाँ तक कि उनकी दादी बीच में कुछ नहीं कर सकती है। ये शकल में हर किसी को पता है। मिस्टर रावत ने काफ़ी छोटी उम्र से ही कंपनी संभालना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि इतने सालों में रावत इंडस्ट्री ने जो कुछ भी हासिल किया वो उनकी अपनी मेहनत थी। तो भला ऐसा इंसान किसी के आगे कैसे झुक सकता है। वहीं उनकी बात सुनकर गायकवाड़ परिवार की दोनों औरतों का चेहरा काला पड़ गया। इतना बोलकर मिसेज जोशी तो अपने दोस्तों के साथ निकल गई, पीछे दोनों औरतों को गुस्से से बौखलाया हुआ छोड़कर। उनके जाते ही गीता गुस्से में बोली, मॉम अगर इन लोगों ने जो कहा वह सच है तो मेरी शादी मिस्टर रावत से नहीं हो सकती। ये सुनकर मिसेज गायकवाड़ भी बोली, बिल्कुल नहीं, मैं खुद मीनल देवी से बात करूंगी। वह अपनी बात शुरू नहीं कर सकती। आखिरकार रावत परिवार में अपनी जबान का सबसे ज्यादा वैल्यू है। ये सुनकर गीता दांत पीसते हुए बोली, मॉम आप भूल रही है, मिस्टर रावत ने तो हमें पहचाना तक नहीं। मुझे लगता है उसकी दादी अपने हिसाब से सारे प्लान बना रही है। इस बारे में मिस्टर रावत को कुछ नहीं पता, और जैसा कि हमने उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, वैसे इंसान नहीं लगता जो किसी की बात मानकर शादी जैसे फैसले लेता हो। मुझे नहीं लगता कि ये प्लान काम करेगा। तभी उसकी माँ बोली, तो हम क्या करें, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ये सुनकर गीता गायकवाड़ नफरत भरी नजरों में दूर बैठी हुई अनाया को घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, एक बार जो मुझे पसंद आ गया वह मुझे हर हालत में चाहिए, चाहे फिर मुझे उसके लिए कितनी भी कीमत कहीं न चुकानी पड़े। मेरी नज़रें मिस्टर रावत पर पहले ही टिक गई है, वह मुझे मिलकर ही रहेंगे, चाहे फिर वह उनकी मर्जी से हो या मेरी मर्जी से हो। आज मैं उन्हें हासिल करके रहूंगी। उसे अपनी इस 2 कौड़ी की बीवी को छोड़ना ही होगा, चाहे फिर मजबूरी में ही क्यों ना हो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी चमक थी, जैसे वह कोई खतरनाक प्लान सोच रही हो। अपनी बेटी की बातें सुनकर मिसेज गायकवाड़ भी खुश हो गई। दूसरी ओर जहां अनाया बैठी हुई थी वहां का माहौल काफी अच्छा था। आकाश जिंदल अपनी क्यूट सिस्टर को घूरते हुए बोला, वैसे प्रिंसेस तुमने बताया नहीं, ये गायकवाड़ परिवार का क्या मामला है? पता नहीं, मुझे में कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही। उसके साथ साथ रेशमा भी बोली, सच कहा आपने आकाश भाई, सच में उन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई बुरे लोग हो। अनाया गहरी सांस लेकर बोली, वैसे वह बुरे तो जरूर है, उद्धरण चिन्ह, लेकिन वो लोग किस हद तक जा सकते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। तभी जीविका की गंभीर आवाज आई, साफ साफ बताओ, मुझे पूरी बात जाननी है। तो अनाया गीत गायकवाड़ को देखते हुए बोली, जो लड़की अभी अभी हर्षवर्धन की मंगेतर होने का दावा कर रही थी, वह हर्षवर्धन की दादी ने उसके लिए खोजी है। वह चाहती है कि मैं हर्षवर्धन को डाइवोर्स दे दूं और वह हर्षवर्धन की शादी किसी राज परिवार में करना चाहती है। अभी अनाया इतना ही बोली थी कि एक तेज आवाज आई, क्या उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रिंसेस को मजबूर करने की? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वही यह सुनकर अनाया आकाश जिंदल को शांत करवाते हुए बोली, भाई शांत हो जाए, वह बस मिलन देवी की अपनी बेकार सोच है, उसमें हर्षवर्धन और मॉम डैड का कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल हर्षवर्धन की दादी भी इस राज परिवार से आती है। सालों पहले वह अपने ही परिवार की हेड बनना चाहती थी, उनके पास ज्यादा काबिलियत नहीं थी और राज परिवार में हमेशा ही एक रूल था कि घर का बड़ा बेटा ही परिवार का हेड बन सकता है। ये बात मीनल देवी को पसंद नहीं थी। उन्होंने इसका विरोध करने के लिए घर को छोड़ दिया और राज परिवार में घर छोड़ने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है, उसे राजद्रोह माना जाता है
और बाद में उन्हें अपने वंशावली में नहीं रखा जाता है। मृणाल देवी चाहती थी कि हर्षवर्धन वापस गायकवाड़ परिवार में किसी से शादी करें और राज परिवार को इनहेरिट करें, ताकि उन्हें उस राज परिवार की गद्दी मिले। वह अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए हर्षवर्धन को फोर्स कर रही है। उन्होंने एक बार बीमार होने का नाटक तक किया। जैसे जैसे अनाया बोल रही थी, उसने वहां बैठे हर किसी की आंखें बड़ी कर दी थी। यहाँ तक कि विधान, जो एक सख्त पॉलिटिशियन था, उसे भी गुस्सा रहा था। तभी आकाश जिंदल बोला, उनकी इतनी हिम्मत हो गई, जो जिंदल परिवार की प्रिंसेस को परेशान करें, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वही यह सुनकर जीविका आकाश जिंदल को घूरते हुए बोली, मिस्टर जिंदल, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अनाया तो कपूर परिवार की बेटी है। ये सुनकर आकाश बोला, क्यों ना परेशान हूँ, वह जिंदल परिवार की इकलौती प्रिंसेस है, मेरी बुआ की बेटी। ये सुनकर तो वहां बैठे हर किसी के ऊपर बम सा फटा। इस बार तो विधान जिंदल भी अविश्वास में अनाया को देख रहा था। अनाया की कितनी आइडेंटिटी थी, उसकी कितनी बड़ी पहचान थी। जीविका कंफ्यूजन में अनाया को देखती है तो अनाया भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, भाई ने सही कहा। तभी जीविका बोली, लेकिन अनाया, अब तुम क्या करने वाली हो, और मिस्टर रावत इसमें क्या करेगा? ये सुनकर अनाया बोली, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम आए तो डैड और मम्मी संभाल लेंगे। वैसे भी मॉम ने तो साफ साफ हर्षवर्धन और राजवीर डैड दोनों को ही धमकी दे दी है कि अगर उन दोनों की लापरवाह की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई या फिर मैं परेशान हुई तो वह मुझे लेकर दूर चली जाएगी। ये सुनकर वहां बैठे लोगों को राहत सी महसूस हुई कि कम से कम हर्षवर्धन के मॉम डैड सही है। तभी आकाश बोला, लगता है हर्षवर्धन की दादी को तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड से प्रॉब्लम है, तो तुम उन्हें बता दो कि तुम जिंदल परिवार की प्रिंसेस हो, फिर मैं भी देखूंगा कि कौन तुम्हें नीची नजरों से देखने की हिम्मत करता है। ये सुनकर अनाया बोली, नहीं भाई, अभी भी बहुत सारी चीज ऐसी है जो सामने नहीं आई है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी पहचान बाहर आए। तभी जीविका बोली, अनाया, अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो, लेकिन तुम आइडेंटिटी बाहर क्यों नहीं लाना चाहती? तो अनाया बोली, कुछ चीज ऐसी होती है जो वक्त पर सॉल्व हो तो अच्छा है। अभी बहुत सारे राज ऐसे हैं जो मेरे जन्म के साथ जुड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं दुश्मन को सतर्क कर दूं। मुझे अभी भी पता लगाना है कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था। मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे मॉम के गायब होने के पीछे किसी का हाथ था। यहाँ तक कि कुछ और लोग भी थे जो पीछे से गड़बड़ी कर रहे थे, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी बाहर नहीं आया है, और मैं अभी भी अंधेरे में रहना चाहती हूँ। चिंता मत करो, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या अनाया निकल पाएगी मुश्किल से? और क्या वक्त रहते सब कुछ ठीक होगा? और कैसे बचेगी दुश्मन के वार से? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।